हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के कोई भी चार्ज नहीं है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर पे वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा आई विल श्योरली अपलोड अ वीडियो रिलेटेड टू योर रिक्वेस्ट। सो लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 14 फ्रॉम साइंस बुक 10th standard. This is my fifth video on this topic, on this chapter, and today's topic is wind energy. आज हम पढ़ेंगे wind energy के बारे में। जैसा कि हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कि अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड मास, यानी कि जो लैंड मास हमारा धरती जो है उसका अनइक्वल जब हीटिंग होता है, यानी कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से उसका हीटिंग होता है, अनइक्वल जो है, इस कारण से जो एयर है, विंड है, वो जनरेट होती है। अब हम ये भी जानते हैं कि वाटर बॉडीज जो हैं वो भी हैं 75%, तो धरती के ऊपर 70% पानी है, तो लैंड मास जो है वो कम है काफी। तो ये जो एक इम्बैलेंस रहता है टेम्परेचर के बीच में, यानी कि जो पानी है वो धीरे गर्म होता है और जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाता है, जिस कारण से जो विंड है वो जनरेट होती है। This kinetic energy of the wind can be used to do work. ये जो kinetic energy है विंड, यानी कि जब लैंड गर्म हो जाता है और हवा जो गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, नीचे की जगह खाली हो जाती है, यानी कि एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। वहीं जब आप सी के ऊपर, यानी कि वाटर के ऊपर बात करें, तो वाटर के ऊपर जो पानी है वो जल्दी गर्म नहीं होता है एज कम्पेयर टू लैंड, तो वहाँ पर जो एयर है वो फिर खाली जगह की तरफ, यानी कि लैंड मास की तरफ बहना शुरू कर देती है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है विंड की, हम जानते हैं कि किसी भी बॉडी की जब मूवमेंट के कारण, मोशन के कारण जो एनर्जी जनरेट होती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर जो विंड की जो काइनेटिक एनर्जी है उसका यूज किया जाता है वर्क करने के लिए, यानी कि उससे हम जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। दिस एनर्जी वाज हार्नेस्ड बाय विंडमिल्स इन द पास्ट टू डू मैकेनिकल वर्क। पुराने समय में इस एनर्जी का यूज किया जाता था अलग अलग काम करने के लिए, वर्क करने के लिए। लेकिन अब की बात करें, जैसे एग्जांपल भी यहाँ दिया गया है, इन अ वाटर लिफ्टिंग पंप द रोटेटरी मोशन ऑफ विंड मिल इज यूटिलाइज्ड टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम अ वेल। जब भी हवा चलेगी, हवा के चलने से ये जो आप देख रहे हैं विंड मिल के जो ये फैंस हैं, ब्लेड्स हैं, जब ये मूव करेंगे तो इनके मूव करने से जो नीचे वाटर लिफ्टिंग पंप रहता है वो भी मूव करेगा और इससे वाटर लिफ्ट हो सकता है वेल से, यानी कुएं से पानी निकालने में इसका यूज किया जाता था इन एग्रीकल्चरल पर्पस आल्सो। टुडे विंड एनर्जी इज आल्सो यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। आज की बात करें तो आज हम जो बेहतरीन काम, जो सबसे इससे ज्यादा काम लेते हैं, वो है विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। A windmill essentially consists of a structure similar to a large electric fan that is erected at some height on a rigid support. ये जो आप विंडमिल देख रहे हैं, काफी हद तक हमें फैन, टेबल फैन जो रहता है हमारा, उसकी याद दिलाता है। तो ये ज्यादातर हमें उससे मिलता जुलता ये स्ट्रक्चर लगता है और इसको एक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के ऊपर खड़ा किया जाता है और ये काफी बड़े ब्लेड्स होते हैं इसके। अगर आप कच्छ में रहते हैं और सी एरिया में आपने देखा है कि जो सुजलोन कंपनी है, जैसे यहाँ पर उनके जो ब्लेड्स हैं जो इन विंड मिल्स के, कितने बड़े रहते हैं। दे आर कैरिड ऑन वेरी इन अ वेरी डिफिकल्ट वे। कैरी करना भी बहुत ही डिफिकल्ट होता है ऑन रोड, तो जो ट्रक ड्राइवर से काफी मुश्किल से इसको कैरी कर पाते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं ब्लेड। To generate electricity, the rotatory motion of the windmill is used to turn the turbine to the electric generator. जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए रोटेटरी मोशन, यानी कि जो मूवमेंट होता है, ऊपर से गोल गोल घूमता है जो विंडमिल का जो पंख है उसका यूज किया जाता है टर्बाइन को मूव करने के लिए। यानी कि इसका उपयोग किया जाता है किसको मूव करने के लिए? टर्बाइन को मूव करने के लिए। किस चीज की टर्बाइन रहती है? इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये इलेक्ट्रिक जनरेटर की टर्बाइन रहती है। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर की जब टर्बाइन मूव करती है, टर्बाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर जब ये मूव करती है तो क्या होता है? The output of a single windmill is quite small and cannot be used for commercial purposes. अब यहाँ पर जो विंडमिल है, जब ये टर्बाइन मूव करेगी तो टर्बाइन के मूव करने से क्या होगा? टर्बाइन के मूव करने से जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वहाँ पर बिजली पैदा होगी। लेकिन ये जो सिंगल विंडमिल है, अगर हम सिंगल विंडमिल की, एक विंडमिल की बात करें,
तो इसका जो आउटपुट रहता है वो बहुत ही छोटा रहता है, कि बहुत ही कम आउटपुट रहता है, इससे आप बहुत ज़्यादा काम नहीं ले सकते हैं। ये सिर्फ आप थोड़ा बहुत तो घर में यूज़ कर सकते हैं, बाकी इसको अगर आप कमर्शियल यूज़ में लेना चाहें तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। Therefore, large number of windmills are erected over large area, यानी कि एक विंडमिल से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, खासकर जो सी शोर रहता है या फिर जहाँ पर जो हवा की मार रहती है, जैसे कि कच्छ, हमारा जो गुजरात में जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ हम रह रहे हैं अभी, इस एरिया में आप जानते हैं कि काफ़ी सी शोर काफ़ी लंबा है। गुजरात का सी शोर लगभग 1600 किलोमीटर लंबा है, तो यहाँ पर सी शोर पे हमें ये विंडमिल्स वेरी ऑफन देखने को मिल जाती है। यहाँ से जो एनर्जी पैदा होती है उसको हम कहते हैं विंड एनर्जी, और इसके जो फार्म्स होते हैं बड़े बड़े, जिनके अंदर बहुत सारी ये विंडमिल्स लगाई जाती हैं, इनको नाम दिया जाता है विंड एनर्जी फार्म्स का। इनको हम कह सकते हैं विंड एनर्जी फार्म्स। द एनर्जी आउटपुट ऑफ अ विंडमिल इन अ फार्म इज coupled together to get electricity on a commercial scale। अब जो विंडमिल रहती है हमारी, विंड फार्म के अंदर जितनी भी विंड मिल्स हैं, उन सब से जो एनर्जी जनरेट होती है उनको कंबाइन किया जाता है और फिर उससे उस बिजली को कमर्शियल यूज में लिया जाता है। यानी कि एक अगर आप बात करें विंड मिल की, एक सिंगल विंड मिल की, तो उससे आपको कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है जी, बट आपको अगर काफी सारे विंड मिल्स हैं तो उसके द्वारा आप काफी कुछ कर सकते हैं, यानी कि उससे काफी बिजली पैदा हो सकती है और उसका उपयोग भी एक बड़े स्केल पे किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अभी यहाँ पर कुछ डेनमार्क के बारे में बताया गया। डेनमार्क इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ विंड्स, ये आपको याद रखना है, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। डेनमार्क जो है कंट्री ऑफ विंड्स कहा जाता है उसे। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर विंड एनर्जी इज एन एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड एफिशिएंट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विंड एनर्जी। अब विंड एनर्जी जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होती है, यानी कि एनवायरमेंट को इससे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता, और ये रिन्यूएबल भी है, यानी कि विंड तो आप जानते हैं कभी खत्म होने वाली नहीं है, इट विल बी विद अस फॉरएवर, जब तक ये धरती है तब तक ये हमारे साथ है। इट रिक्वायर्स नो रिकरिंग एक्सपेंसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट देयर आर मेनी लिमिटेशन इन हार्नेसिंग विंड एनर्जी। अब यहाँ पर देखिए इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चे नहीं रहते, आपको एक ही बार ये सेट करना है, उसके बाद आपको भूल जाना है, बस मेंटेनेंस जरूर इसका करना पड़ेगा, बाकी एक बार ही खर्चा है, उसके बाद तो ये हवा पे चलने वाला है सब कुछ। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, इसकी कुछ खामियां भी हैं। वो क्या है? फर्स्टली विंड एनर्जी फार्म्स कैन बी एस्टेब्लिश्ड ओनली एट दोज प्लेसेस वेयर विंड ब्लोज फॉर द ग्रेटर पार्ट। सबसे पहली बात यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो विंड जहाँ पर ज्यादा ब्लो होती है, पूरे साल के ज्यादातर पार्ट में ये फ्लो होती है, वहां पर ही आप ये सेटअप कर सकते हैं, हर जगह पर आप ये नहीं कर। आपको पहली चीज तो ये याद रखनी है कि विंड ब्लोज टू द ग्रेटर पार्ट ऑफ, जहां पर साल के ज्यादातर समय विंड अवेलेबल हो। यानी कि अगर अब आप नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वहां पर गर्मियों के दिनों में हमने देखा है कि बहुत ही ज्यादा एकदम सन्नाटा हो जाता है, बिल्कुल भी हवा नहीं चलती, पेड़ों के पत्ते तक भी स्टिल हो जाते हैं, एकदम रुक जाते हैं। तो वहां पर अगर आप इस तरह का सेटअप करेंगे तो इट विल बी ऑफ नो यूज। तो इसलिए इसको सेटअप करने के लिए एक खुली जगह जहाँ बहुत ज्यादा हवा हो वो चाहिए। द विंड स्पीड शुड ऑल्सो बी हायर देन 50 किलोमीटर पर आवर। अब दूसरा यहाँ पर बताया गया कि विंड स्पीड जो है दैट शुड बी मोर देन 15 किलोमीटर पर आवर, तभी वो टरबाइन को घुमा पाएगी ना, वरना तो टरबाइन घूमेगी नहीं। फर्दरमोर देयर शुड बी सम बैकअप फैसिलिटीज लाइक स्टोरेज सेल। बैकअप फैसिलिटीज भी चाहिए, स्टोरेज सेल यानी कि जिसके अंदर आप एनर्जी को स्टोर कर सकें, वो भी चाहिए यहाँ पर। टू टेक केयर ऑफ द एनर्जी नीड्स ड्यूरिंग अ पीरियड व्हेन देयर इज नो विंड, यानी कि अगर आप जब हवा नहीं चल रही है तो उस समय आप उस चीज को मेंटेन रख सकें, जारी रख सकें, इसलिए आपके स्टोरेज सेल्स भी होने चाहिए। Establishment of wind farms require large area of land। इसकी एक और खामी ये है कि इसको बहुत लंबा एरिया चाहिए, बहुत बड़ा एरिया चाहिए जहां पर ये विंड फार्म लगाया जा सके। फॉर 1 मेगावाट जनरेटर, अब आप देखिए यहाँ पर अगर आपको 1 मेगावाट अगर जनरेटर यूज करके आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, द फार्म नीड्स अबाउट 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। यहाँ पर आपको 2 हेक्टेयर लैंड चाहिए। देखिए
1 मेगावाट का अगर आपको जनरेटर सेटअप करना है तो उसके लिए 2 हेक्टेयर लैंड चाहिए। द इनिशियल कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फार्म इज क्वाइट हाई, और इसको अगर आप सेटअप करना चाहते हैं तो कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है। हाउएवर, सिंस द टार एंड ब्लेड्स आर एक्सपोज्ड टू द vagaries of nature like rain, sun, storm and cyclone, they need a high level of maintenance। अब आप जानते हैं कि मोस्टली तो ये सेटअप वहाँ किया जाता है सी एरियाज में, सी के कोस्टल एरियाज में, यानी कि जहाँ पर हवा ज़्यादा रहती है सी के कारण। तो यहाँ पर जो नेचर की मार है वो भी ज़्यादा पड़ेगी इनके ऊपर, जैसे कि रेन हो गया, सन हो गया, स्टॉर्म हो गया। तो इन सब चीज़ों से भी, साइक्लोन भी बहुत ज़्यादा आते हैं इन एरियाज में। तो इन सब के कारण ये जो विंड मिल्स होती है इनको मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल पड़ता है, यानी कि इनका मेंटेनेंस करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हमारे लिए रहता है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, तभी कहीं जाके हम विंड फार्म्स लगा सकते हैं। ऑल्दो इट इज़ रिन्यूएबल, लेकिन फिर भी इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा खर्चा, जैसे कि हमने बहुत सारे पॉइंट पढ़े, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खर्चा भी होता है यहाँ पर। और इसको सेटअप करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़्यादा लैंड चाहिए, इसका मेंटेनेंस है, और ये बहुत ही हमें एक पर्टिकुलर ऐसी जगह भी चाहिए जहाँ पर हवा हमेशा अवेलेबल हो। सो बाकी हम अगला टॉपिक अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके डाउट्स मुझे आप शेयर कर सकते हैं थ्रू कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।